हे वेलकम गाइस। आई होप आप वर्ल्ड में जहाँ भी होगे अच्छे से होगे और मज़े में होगे। सो गाइस, हमने ये टर्म काफ़ी जगह सुना होगा, डी फाई। अभी डी फाई होता क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को अच्छे से नॉलेज है। सो आज हम डी फाई को ही डिकोड करते हैं। और आज जो वीडियो है उसमें जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होंगे डी फाई के कोर प्रिंसिपल्स, उसके की कंपोनेंट्स, डीफाई के एडवांटेजेस, डीफाई के चैलेंजेस एंड रिस्क, डीफाई के अडॉप्शन एंड ग्रोथ, और उसके फ्यूचर आउटलुक एंड अपॉर्चुनिटीज़। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो में नए हो सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो को लाइक भी कर लो, और ये इनसाइट्स और लोगों से भी शेयर करो। इससे और लोगों का भी ये नॉलेज बेस बढ़ता है। सो गाइस, अब जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, अब ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई होता क्या है? इट रेफर्स टू एन इकोसिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, जो कि हम डी एप्स भी बोलते हैं, एंड फाइनेंशियल प्रोटोकॉल्स built on blockchain technology, primarily on platforms like Ethereum. So, DeFi aims to recreate traditional finance systems such as lending, borrowing, trading, and asset management, but in a decentralized, permissionless, and trustless manner. सो गाइस, जो डीफाई है, जो हम पहले ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होती थी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग और एसेट मैनेजमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नेट चला रहे हो ना, इंटरनेट चला रहे हो, तो आप ये सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। अब गाइस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सो डीफाई हैज़ द पोटेंशियल to disrupt traditional financial systems by offering global, transparent, and inclusive financial solutions accessible to anyone with an internet connection. So guys, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये टेक्नोलॉजी ये अभी बढ़ रही है, और ये जितनी भी लेंडिंग हो गया, एसेट मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, इस चीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज़, अब हम इसके कोर प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं, ये कैसे चलती है, क्या यूज़ होता है। सो द फर्स्ट वन इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। सो डीफाई प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट विदाउट सेंट्रल अथॉरिटीज़ एंड इंटरमीडिएटरीज, enabling peer-to-peer transactions and governance through smart contracts and decentralized autonomous organizations, DAOs. सो गाइज, ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, जैसे बैंक्स अपने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में करती हैं। तो इसमें पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को भी यूज़ करते हैं इसकी गवर्नेंस को। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको समझना है तो मैंने एक इस पर डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इससे आपका ब्लॉकचेन से रिलेटेड और नॉलेज बेस इंक्रीज़ होगा। सो वेल, द नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल जो है दैट्स ट्रांसपेरेंसी। सो डीफाई प्रोटोकॉल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल with transaction data recorded on public blockchains, fostering trust and accountability within the ecosystem. So इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है, जो कि हम इजीली हम ऑडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो चीज़ ब्लॉकचेन में आ गई उससे हम कुछ भी टैम्परिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। वो हमारे पब्लिक ब्लॉकचेन्स में वो चीज़, वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाती है, उसे कोई भी चेक कर सकता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ accessibility. So DeFi aims to provide open and inclusive access to financial services, allowing anyone with an internet connection
to participate in lending, borrowing, trading and other financial activities. So ये अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से, क्योंकि पहले जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे उसमें हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता था ये फैसिलिटीज़, लेकिन अब इससे ये एक्सेसिबिलिटी लोगों के लिए इजी हो गया है. अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो तुम इन प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट इजीली कर सकते हो. सो गाइस, अब हम इसके की फीचर्स की कंपोनेंट समझने की कोशिश करते हैं डीफाई के. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, जिसे डेक्सेस भी बोलते हैं. सो डेक्सेस फैसिलिटेट peer to peer trading of digital assets without the need for intermediaries, offering users greater control over their funds and privacy. So जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं वहाँ से हमें पीयर टू पीयर ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, कोई भी इंटरमीडिएटरी बीच में नहीं होता है. तो इस पे हमें अपना फंड्स पे अच्छा एक कंट्रोल मिलता है और प्राइवेसी भी मिलती है. सो द नेक्स्ट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स. अब ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हो गए जो यूज़र्स को लेंडिंग और बोरोइंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं डिजिटल एसेट्स की. हमें ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स, उन इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ यील्ड फार्मिंग एंड लिक्विडिटी माइनिंग. So yield farming allows users to earn rewards or interest by providing liquidity to decentralized protocols, incentivizing participation and liquidity provision. So yield farming में अगर हम अपने funds रख रहे हैं तो उसमें हमें फिर एज अ रिवॉर्ड, एज एन इंटरेस्ट हमें हमारा कैपिटल बढ़ता है. DeFi platforms often rely on liquidity pools where users can contribute funds to provide liquidity in exchange for rewards. So जो भी liquidity providers है they earn fees. जो भी transactions होती हैं, जो भी generate होता है platform में, उससे उनकी fees और as rewards वो सब बढ़ता है. So the next point is synthetic assets. So DeFi platforms offer synthetic assets that replicate the value of real world assets such as stocks, commodities, or fiat currencies, allowing users to gain exposure to traditional markets without leaving the blockchain. So इसमें हमें जो भी रियल एसेट्स होते हैं उसको रेप्लिकेटेड वैल्यू हमें मिल जाती है, जैसे स्टॉक्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया. इससे हम जो भी यूज़र्स हैं उनको और भी ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं उनका एक्सपोजर वो वहीं पे यूज़ कर सकते हैं. उन्हें ब्लॉकचेन को लीव करने की ज़रूरत नहीं है. ग्रेट. सो गाइस, अब हम डीफाई के एडवांटेजेस जो हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसके समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन. सो डीफाई एक्सपैंड्स access to financial services for underserved populations worldwide, including the unbanked and underbanked who lack access to traditional banking infrastructure. अब गाइस, अगर आप डेवलप्ड नेशंस में हो तो वहाँ तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन काफ़ी इतने कंट्रीज़ है जहाँ पे दे आर डेवलपिंग, बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता है, फाइनेंशियल सर्विसेज ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. द नेक्स्ट एडवांटेज इज़ लोअर कॉस्ट. DeFi eliminates intermediaries and reduce transaction cost associated with traditional financial services such as banking fee, exchange commissions and settlement delays. So अब बीच में कोई intermediaries नहीं है और transactions की fees भी बहुत कम हो गई है, तो overall जो user experience है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है इसमें. So the next point is programmability. So DeFi protocols are programmable, allowing developers to build innovative financial products and services using open source code and smart contracts. So जो DeFi protocols हो गए वो सारे हम प्रोग्राम कर सकते हैं. जितने भी नए नए ये प्रोजेक्ट्स आते हैं वो अपने हिसाब से इनोवेशन
यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल अपने अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जो कि एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस देता है, अच्छी सर्विसेज मिल सकती हैं हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ करके। सो गाइस, अब हम कुछ डीफाई के चैलेंजेस और उससे रिलेटेड रिस्क की भी बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ सिक्योरिटी vulnerabilities. So DeFi platforms are susceptible to security risks, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटीज़ हो गया, हैकिंग अटैक्स हो गया, और एक्सप्लॉइट्स भी होते हैं, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स एंड ऑडिटिंग। सो इसमें भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लोग जो भी इस पे काम कर रहे हैं डेवलपर्स, वो सब उन चीज़ों को इम्प्रूव भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये एक ग्लोबल लेवल पे सबके लिए एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बन के सामने आए। So next one is regulatory uncertainty. So DeFi operates in a rapid revolving regulatory landscape with potential legal and compliance challenges related to KYC requirements, anti-money laundering regulations and jurisdictional issues. सो अब ये चीज़ ग्लोबल है, तो हर कंट्री के अपने अलग अलग लॉज हैं। अब कोई कंट्री जो G20 है, वो सब तो एक ही नॉर्मली सब एक रूल्स फॉलो, सबको गाइडलाइंस करनी पड़ती हैं, लेकिन हर कंट्री के अपने अपने थोड़े रूल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ी अनसर्टेनिटी हो जाती है रेगुलेटरी। लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी अच्छे रूप में सामने आती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो ये मेन स्ट्रीम में भी बहुत अच्छे से काम आ सकती है। सो द नेक्स्ट वन इज़ मार्केट वोलेटिलिटी. So DeFi markets are subject to high volatility and market fluctuations, posing risks to investors and users participating in lending, borrowing and trading activity. So guys, ये जो क्रिप्टो मार्केट है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहती है, तो इसमें थोड़ा जो इन्वेस्टर्स हैं जो लेंडिंग कर रहे हैं, बोरोइंग, तो उस पर इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें अच्छे से कैलकुलेटेड डिसीजंस लेके ही इसमें एंटर करना चाहिए। अब गाइस, हम डीफाई के अडॉप्शन एंड ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर हम ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करें, सो डीफाई हैज़ एक्सपीरियंस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन रीसेंट ईयर्स with increasing adoption, investment inflows and total value locked TVL in DeFi protocols. So अब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अब जैसे लिंक हो गया, चेन लिंक, और YFI हो गया, ये सारे इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, ये वाले ऑल्ट कॉइन्स। सो द नेक्स्ट वन इज़ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट. So institutional investors, venture capital firms and financial institutions are increasingly showing interest in DeFi, recognizing its potential to disrupt traditional finance and generate attractive returns. So अब जितने भी ये VCs हो गए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो गए, उनको भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ये पुराने अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको डिस्टर्ब करके अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी हमें दे सकती है। सो वो सब इसमें एंटर भी कर रहे हैं। सो गाइस, अब थोड़े फ्यूचर आउटलुक और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम देखें, तो डीफाई कंटिन्यूज़ टू ड्राइव इनोवेशन in financial industry with ongoing developments in areas such as decentralized derivatives, asset management, insurance and cross-chain interoperability. सो ये सारे उसमें फील्ड्स में वो एक्सपैंड भी कर रहा है। डेरिवेटिव्स हो गया, एसेट मैनेजमेंट में, ये अपना काम बड़ा इजी कर देता है इससे, और अच्छे रिटर्न्स भी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मास अडॉप्शन. So DeFi has the potential to achieve mass adoption by addressing scalability, usability, and regulatory challenges, providing a viable alternative to traditional financial services for mainstream users. So कुछ अगर हम challenges जैसे scalability हो गया, usability अगर अच्छी हो जाएगी,
और रेगुलेटरी चैलेंजेस को भी हम एड्रेस कर लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा और मेजर अल्टरनेटिव है अपने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का, और बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम यूज़र्स के लिए भी ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत काम वाली टेक्नोलॉजी है। ग्रेट। सो गाइस, आज हमने डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में हमने समझने की कोशिश करी, उसके एडवांटेजेस भी देखे, उसके कंपोनेंट्स भी समझे, उसके क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो भी हमने समझने की कोशिश करी, और उसके भी कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अगर हम एड्रेस करेंगे तो मेन स्ट्रीम अडॉप्शन इसका बहुत अच्छे से हो सकता है अगर हम कुछ चैलेंजेस को अच्छे से एड्रेस करें। सो गाइस, काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लोगों को लोन नहीं मिल पाता, या जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हैं वो अच्छी नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर ये टेक्नोलॉजी आ सकती है। सो गाइस, हमें इस फील्ड के बारे में और अपने आप को एजुकेटेड रखना चाहिए। सो गाइस, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये वीडियो और उससे भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो। और गाइज़, अगर आप ये इंसाइट्स किसी और से भी शेयर करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से, ये नॉलेज बेस और लोगों का भी बढ़ेगा। सो गाइज़, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू हैव अ लवली टाइम। चीयर्स।